देखते हैं इसका द्वितीय स्थिति। ठीक है, तो प्राथमिक स्थिति तो हमने देखा, इसी प्रकार द्वितीय की स्थिति देखते हैं ना। तो द्वितीय स्थिति यदि हम उसको जस्ट अपोजिट करते हैं तो इसमें क्या किए थे, पहला स्थिति में तो S1 और S2 दो कुंडली लिए थे। उसमें प्राथमिक कुंडली, ये जो प्राथमिक कुंडली S1 है उसमें बहने वाली धारा को I1 माने थे। ठीक है, तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र देखे थे। अब उसी को हम द्वितीय कुंडली में बहाते हैं धारा। तो द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति देखते हैं। तो द्वितीय स्थिति क्या होता है, यदि हम क्या करते हैं S2 में, S2 को प्राथमिक एवं S1 को द्वितीय कुंडली मानते हैं। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं उसको, कंडीशन को। S1 को द्वितीयक कुंडली मानते हैं। तो उस कंडीशन पर हम लोगों का S2 में बहने वाली धारा, S2 में बहने वाली धारा क्या हो जाएगा, तो S2 में बहने वाली धारा हो जाएगा हम लोगों का I2। क्लियर। तब I2 के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमने पहले इस पर देखा प्राथमिक कुंडली पर, तो उसके अक्ष पर देखिए, अब देख रहे हैं उसके केंद्र पर। ठीक है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पन्न होता है, उसको मानते हैं B2। और ये फिर सिमिलरली वैसे होगा μ0 N2I। ठीक, I2 हो गया। अब यहाँ ये जो μ0 बटा ये N2 है, N2 बराबर क्या निकाले हैं, देखो ये यहाँ N2 बराबर N2 बटा L निकाले हैं ना, तो उसको वहाँ रख देना है N2 बटा L। ठीक, और I2 है तो I2। अब S2 का चुंबकीय क्षेत्र जो है, S2 का चुंबकीय क्षेत्र S1 पर अध्यारोपित हो रही है, क्योंकि S2 जो होती है, देखो ये S2 है, ये S2, लेकिन उसका चुंबकीय क्षेत्र S1 से होते हुए उस पर अध्यारोपित हो रही है, मतलब उस पर टकरा रही है, टकराते हुए उसमें फेरों की संख्या लगा रही है। तब वो क्या होगा, हम लोग उसमें फेरों की संख्या को N2 ना लेकर N1 लेंगे। क्या लेंगे, N1 लेंगे। तो इसीलिए तब इस पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई 1 पर देख रहे हैं, मतलब 2 पर देख रहे हैं 1 के सापेक्ष, तो जो 2 1 था वो 1 2 हो जाएगा। और ये N1 पर चुंबकीय मतलब कुल फेरों की संख्या से गुजर कर जा रहा है, और B2 पर हम उसका मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं और उसके टोटल एरिया। क्लियर। अब यहाँ B2 का जो मान आया है, ठीक है, तो B2 का मान आया है तो उसको हम पुनः रखेंगे B2 की जगह पर। तो B2 का मान क्या आया है हम लोगों के पास, तो इतना आया है, वहाँ रखेंगे तो हो जाएगा μ0 N1 N2, ये N1 N2 बटा L, और I2 और A है तो A। यहाँ तक क्लियर। अब इसको देखते हैं, 512 हम लोगों का निकल गया। क्या निकल गया, 512 निकल गया। तो उस कंडीशन में 512 का मान आ गया। तो अब क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 512 बराबर एक और फार्मूला क्या होता है, तो अनुक्रमानुपाती I2 होता है। ये हम अन्योन्य प्रेरकत्व के गुणांक जानते हैं, है ना। अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक से ऐसा फार्मूला पढ़े हैं जिसमें 512 को यदि इसको इक्वल मानते हैं तो इक्वल में M12 हम लोगों का कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, जो कि I2 के सापेक्ष 1 पर रहेगा, तो इसीलिए ये 2 1 हो जाते हैं। और ये क्या होते हैं, I2, तो I2 हो गया। और इसी प्रकार यहाँ पर इसको दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, मतलब सॉरी कितना इक्वेशन हुआ ये, 6 इक्वेशन, और इसको दे देते हैं 7 इक्वेशन। तो 6 इक्वेशन 7 इक्वेशन का लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो राइट भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसका आगे का प्रोसेस आप लोगों को यहाँ तक निकाल कर बताना है। मैं प्रूफ पॉइंट बता देती हूँ। ये आपका जो पहले पॉइंट के लिए प्रूफ निकाले थे क्या, तो M21 इक्वल्स टू μ0 N1 N2 इंटू AL तक आप लोगों को बाकी को निकाल कर बताना है। वो आप लोगों को होमवर्क है, और वैसे भी आप लोगों को होमवर्क डेली दिया जाता है। आप लोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपकी खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 8। अब हम लोगों को इक्वेशन नंबर, यहाँ देखो ये वाला इक्वेशन में इक्वेशन नंबर यहाँ से तुलना किए
तो प्रूफ मिल गया M12 बराबर म्यू ज़ीरो N1 N2 A L A। तो उसी प्रकार M21 बराबर म्यू ज़ीरो N1 N2 A L मिला। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है दोनों अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक होते हैं, तो दोनों अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक को M12 को M21 के इक्वल मान सकते हैं। और दोनों का ही मान हम लोगों को क्या मिला है, म्यू ज़ीरो N1 N2 A L मिला है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो अब यदि इसका हम कंडीशन चेंज करते हैं, क्या चेंज करते हैं, कंडीशन चेंज करते हैं, तो उस कंडीशन पर ये इस स्थिति को हम लोग ऐसे लिखे हैं ना, उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कल आप लोगों को क्या पढ़ाई थी, हाँ अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक पढ़ाई थी, उसमें बताई थी कि ये एल को हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं और ए को यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं। क्लियर है इतना। तो अब यहाँ नहीं, सॉरी ना, ये मिस्टेक हो गया। ये जो एल है ना, इसको हम लोग ये क्या है, एक फेरा के लिए है, ये दूसरे फेरे के लिए है, लेकिन टोटल फेरों के लिए यदि निकालते हैं तो कैपिटल होगा। तो ये N1 बराबर कैपिटल N1 बटा L होता है और N2 बराबर कैपिटल N2 बटा L होता है। तो एक L से कट जाएगा और बटा बच जाएगा L। ठीक, तो उस कंडीशन पर M12 बराबर M21 बराबर M मान सकते हैं। तो हम लोगों को आ गया प्रूफ इस प्रकार से। तो यहाँ हम लोग यदि उस परिनालिका के भीतर कोई रिक्त स्थान जो वायु या निर्वात के स्थान पे वो क्या है, आपेक्षिक चुंबकनशीलता है। ठीक है, जैसे डायग्राम में बताती हूँ आप लोगों को, ये है। तो ये जो है हम लोगों का, ये हम लोग प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। तो यदि इस द्वितीय कुंडली में यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई वायु या निर्वात में कोई परावैद्युतांक माध्यम भरा हुआ है, कुछ भी गैप नहीं है, मान के चलो खोखला नहीं है, और वो कुछ न कुछ माध्यम से भरा हुआ है। ठीक है, तो उस माध्यम को म्यू आर मान लेते हैं सपोज। तो उस कंडीशन पर यदि हम क्या करते हैं, रिक्त स्थान में वायु निर्वात में आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या हो गया, तो म्यू आर हो गया। तो उस कंडीशन में म्यू आर इस म्यू जीरो अपवर्तनांक के गुणनफल के बराबर हो गए, है ना। तो उस कंडीशन में m बराबर हो जाते हैं म्यू ज़ीरो म्यू आर इंटू कैपिटल N1 कैपिटल N2 बाई L इंटू ए। तो इस प्रकार ये समीकरण हम लोगों के अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए निम्न कंडीशन रखते हैं। अब आते हैं इसकी निर्भरता, इसकी बात करते हैं, निर्भरता। तो अब इसकी निर्भरता की यदि बात की जाए तो आप लोगों को मैं बता दी हूँ कि जितने भी अनुक्रम हैं उसमें मान जो है, इसका मान इस पर देखेंगे तो इसके मान बढ़ने से ये भी बढ़ेगा, अर्थात अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मान कम होने पर ये भी कम होगा, अर्थात अनुक्रमानुपाती होगा। मान बढ़ने पर बढ़ता है, मान कम होने पर कम होता है, अर्थात अनुक्रमानुपाती है। ऐसा करके बताना है। और उसी प्रकार N2 का मान बढ़ने पर M का मान बढ़ेगा, M2 का मान कम होने पर इसका भी मान कम होगा, अर्थात ये उसके क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। म्यू आर, जो म्यू आर और म्यू ज़ीरो अपवर्तनांक माध्यम लिया गया है, इसके माध्यम में अपवर्तनांक का मान कम होने पर जो अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक का मान है वो कम होगा, बढ़ने पर इसका भी मान बढ़ेगा, अर्थात अनुक्रमानुपाती होते हैं। इसका एरिया जितना अधिक होगा उतना ही उसमें हम लोगों को अन्योन्य प्रेरकत्व अधिक प्राप्त होगा, जितना कम एरिया रहेगा उतना ही कम हम लोगों को अन्योन्य प्रेरकत्व प्राप्त होगा, अर्थात ये भी अनुक्रमानुपाती होंगे। बीच की दूरी जितना अधिक होगा उतना ही कम अन्योन्य प्रेरकत्व मिलेगा, और जितना का अधिक होगा उतना ज़्यादा अन्योन्य, जितना अधिक होगा उतना कम और जितना कम होगा उतना अधिक। समझ आया। तो निर्भरता फिर से आप लोगों को होमवर्क हो गया। क्लास के टाइम आपके होमवर्क पर अच्छे से उचित रूप से डिस्कस किया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का आज का जो क्लास है वो कंप्लीट होता है।